अस्सलाम वालेकुम जी, सहाराना और नए दौर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से अमीरों की तादाद बढ़ रही है उतनी तेज़ी से भीख मांगने वालों की भी तादाद बढ़ रही है। जहाँ पे बड़े बड़े जिस रेस्टोरेंट्स और चेन्स के ऊपर आपको गाड़ियों की कतार नज़र आती है, वहीं पे बहुत बड़ी तादाद जो है मांगने वालों की भी नज़र आती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिलसिला सियासत में भी आ गया है और ताकतवर अमीर हर तरह का सियासतदान एक ही चीज़ कहता है कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दो, और वो जितनी मासूमियत से मांग रहा होता है, दिल करता है कि अगर आवाम के पल्ले में लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो वो अपने हिस्से की भी उन्हें दे दें। लेकिन आवाम के पास तो अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं रही। तो इन हालात के अंदर अब इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कह दिया गया है कि भाई आपने इसके शकूक का इजहार नहीं करना। बेगमात से आप इस पर बात कर सकते हैं, हमारी तो बेगम हमारी बात ही नहीं सुनती, तो हम भी उससे क्या करें। लेकिन मैं मलिक साहब से तो ज़रूर करूँगा कि मलिक साहब, जुनैरा हमारे साथ अमेरिका से हैं और मलिक साहब हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला जारी हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम और जलसों की इजाज़त उन्हें मुकम्मल है। अच्छा, दिलचस्प बात यह कि इस दरख्वास्त के जब पेश किया गया तो जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा ये दरख्वास्त बनती ही नहीं, क्योंकि पीटीआई को तो मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तो ये आप समझते हैं कि मुकम्मल आज़ादियाँ सबको, सारी पंगड़ा पांडे ने तो अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम, इसका मतलब है? नहीं, उस पर तो हम वैसे हमारे अपना चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि इस पर आप गामी ना करें, फिक्र ही ना करें, शक ही ना करें। वो तो इलेक्शन तो भूल जाएं, वो तो आप चाहते भी नहीं, आप डिले कर सकते। मगर जो थोड़ी सी मैं 1 मिनट में कोशिश करता हूँ, आपको जो रियलिटी है उससे आपको जवाब मिल जाएगा। पहले तो मैं समझता हूँ हमारा जो पोलिटिकल कल्चर है वो बिल्कुल हमारी तरह का, मुझे लगता है मजलूम से लोग हैं, जिस तरह मुलाजिम नहीं होते अपनी तरह के लिए रोते फिरते हैं। और यार सनवाया थे दसो कि ये लेवल प्ले फील्ड होती है क्या, और मांगते किससे हो? मुझसे मांगते हो, राना से मांगते हो, निगरान से मांगते हो। आज तक मुझे नहीं पता लगा ये मांग किस रहे हैं। इतने दलेर लोग हैं, मैं मतलब बात समझो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दलेरी इनकी पहले समझ, क्या मांग रहे हो और किससे मांग रहे हो ये बताना ही नहीं। मतलब वो होता है, मुझे याद है अनपढ़ से अनपढ़ भी फकीर जैसे समझदार होता है। बाऊ जी अल्लाह ताला तानू अपना बड़ा अफसर बनावे, अल्लाह तानू एंकर बनावे, वो आपको कह रहा होता है। ये पता नहीं किसको कह रहे हैं, मुझे तो आज तक पता नहीं लगा कि ये मांग किससे रहे हैं। पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज़ है, मोटी मोटी ये है कि इसमें सबसे नंबर 1 जो जिसने इलेक्शन पे तालियां लगाई हैं, जिस पार्टी के अंदर एनर्जी आई है, उसका नाम है मुस्लिम लीग नून। अब मैं आपको एक खबर भी देने लगा हूँ, नून ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया और नवाज शरीफ ने ये खामोशी जो आपको नज़र आई है, उसने डंडा सोटा चला के पार्टी को अनाउंसमेंट कर दिया कि जनाब कौमी सतह पर जो मुहिम होगी वो चलाऊँगा मैं बकलम खुद नवाज शरीफ। और पंजाब में जो कौन हेड करेगा ये भी सुन ले, आपको खबर दे रहा हूँ, आपको पहले पता वो कौन है, वो है मरीम नवाज़। तो वो जो आपकी कहानी थी ना, वो 100 साल पुरानी की, एक शहबाज है, एक नवाज़ है, एक फलां, वो सब साफ कौमी सतह पे नवाज़ कर रहा है। और वो कह रहा है अगले हफ्ते से मैं मुहिम पे जा रहा हूँ और पंजाब में मेरी बेटी नंबर 1 होगी। शहबाज शरीफ फारिग हो गए? नहीं, वो साथ सेकंड इन कमान, मरियम के पीछे खड़े होंगे, वो हमजा के साथ नहीं, वो भाई को वहां ले गया, वो हमजा खड़े होंगे मरियम के पीछे, शहबाज शरीफ खड़े होंगे नवाज शरीफ। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। तो ये आपकी एक पार्टी है जो एक्टिव हुई है, जिसने पैसे भी मांग लिए हैं, MNA MP की सीटें भी मांग ली हैं। दूसरी आपकी पार्टी आ गई पीपल्स पार्टी खामोश है, उसकी कोई समझ नहीं आ रही। मगर आज चलते चलते आज को खबर बता दूँ आपको, कराची में जो आज इलेक्शन हुए हैं ना बल्दियाती, उसमें पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। ये अच्छी खबर भी है, मगर वो खामोश है। खामोश क्यों है? अगर आप कहें तो वो भी मैं आपको खबर दे दूँ, खामोश इसलिए कि उन्होंने पूछना है किसी से कि हमने क्या करना है, तो अभी तक उनको मतलब आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने ये पूछना है कि जी हमने भंगड़े डालने के, हमने किसी के साथ सादगी के साथ कहना है कि जी जो अल्लाह को मंजूर है, पीटीआई की तरफ जाना है, हमने नवाज की तरफ जाना है, या हमने दुबई जाना है, या हमने श्रीलंका जाना है। मतलब फिर समझो ना, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह, वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब बातें अपना मौलाना तो वैसे चले गए कतर, वो उस पर बाद में बात करूँगा बाद में। अब बातें पीटीआई के लिए आपको मैंने कल भी खबर दे दी थी कि एक लाइन पाकिस्तान के सिस्टम में लगी है। उस सिस्टम में ये लिखा है कि अगर आपके पास 3 ऑप्शंस है, अगर आप पंजाब में हैं तो इस्तेकाम पासन में चले जाएं, अगर आप KPK में हैं तो आप परवेज़ हटक के साथ चले जाएं, और अगर आप PTI में रहना चाहते हैं तो बेस्ट जगह आप सियासत से जेल में चले जाएं। नहीं, सियासत से एक ऑप्शन है, शायद उन्होंने कहा जी जेल में चले नहीं, आप सियासत छोड़ दें। अच्छा। ये जो बात मैं आपको बताऊंगा, ये फवाद को जो सज़ा मिल रही है या असद कैसर को इसीलिए मिल रही है कि आप इस अंडरस्टैंडिंग पे चले गए थे कि हम सियासत नहीं करेंगे, तो आपने फिर ऐसे किया तो डंडा चल गया। तो ये इस वक्त जो आपकी पोलिटिकल सिचुएशन है, समराइज़ कर रहा हूँ, नून एक्टिव है,
इलेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, इस्तेकाम पासन एक्टिव है, बाकी सब सो रहे हैं। ठीक, ये जो आपने बात की कि जी 3 रास्ते हैं, या आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाओ, या आप KPK में खटक साहब के पास जाओ, या फिर आप घर जाओ। हाँ, वो उनका हबीब जालिब साहब ने किसी दौर में कहा था ना कि लाड़काने चलो वरना थाने चलो, तो ये वही मतलब है कि लाड़काने चलो या थाने चलो। बिल्कुल। लेकिन मेरा फिर एक सवाल है कि अगर आपने इसी तरह ये सारा कुछ करना है और अदालतों ने ये फैसले देने और अदालतों के ये फैसले फिर आई एम सॉरी टू से कोई लफ्ज़ ज़रा वो हो जाए, मैं बसत एहतराम के मुंह पे पड़ जाने, तो फिर ये फैसले देने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये, मिसाल के तौर पर बंदियाल साहब, उन्होंने बड़े अपने आप को ना सुपर स्टार बन के बड़े फैसले दिए, बड़े रोले के, और इतनी बेतुकीरी मैंने कभी ज़िंदगी में किसी चीफ जस्टिस की नहीं देखी जितनी उनकी देखी थी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, अभी आप बार बार तनख्वाह का कहते हो, हम भी ज़ाहिर है तनख्वाहदारी लोग हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने माजी में मैंने बहुत सारी बहुत अच्छी नौकरियाँ सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर छोड़ दी। तो ये लालच जो इन लोगों के अंदर मौजूद है कि गालियां भी खानी है और बेशुमार अपनी बेइज्जती भी करवानी है और अपने आप को कहना है मैं बड़ा बंदियाल चीफ जस्टिस हूं और चिमटे भी रहना है, तमाम मराद भी लेनी है और फिर कहना है मैं आइन का भी मुहाफिज हूं। अगर ये इसी तरह के फैसले होने और अदालतों ने इसी तरह के फैसले करने, अब मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा, अभी वो उनका मैं पढ़ रहा था कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो इलेक्शन कमीशन ने अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले कहा था कि KPK का IG और महल DC जो है वो बदल दें, नहीं बदला गया। तो क्या अगर हमारे इदारे जो हैं ये चांदमारियाँ ही करते रहेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, फोकी तड़ियाँ मजर शाह की तरह, और मैं टब्बर खा जाऊंगा, डकार नहीं मारांगा, और उसके बाद जब हीरो आके 2 दफा पिशुमा करता है तो भाग जाते हैं। ये अदालतें, इनके फैसले, ये सारा कुछ जो है, ये अगर सिर्फ आपने कागज ही पूरे करने तो भाई ना दे फैसले, कम से कम कोई थोड़ी सी इज्जत तो बच जाए। 15 दफा आप जमानत देते हैं, फिर 16वीं दफा आप कहते हैं कि जी मेरा ख्याल है कि तुम चेंज करो, जमानत ना लो, आप ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। तो जिस मुल्क के अंदर अदालतें ये कह रही हो कि जी हम कुछ नहीं कर, जागते रहना पर साढ़े ते ना रहना, तो फिर ये फैसले, और क्या आज ये फैसला है और आज ही मानसेरा में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन था और जिस तरह उसको तहोबाला किया गया, इस तरह तो भाई जिस अंदाज में पुलिस ने उस सारा कुछ किया, तो एग्जेक्टिव ने जब आपकी बात ही नहीं मानी, तो फिर ये फैसले मलिक साहब, क्या ये कागज के टुकड़े इतना रद्दी इकट्ठे करने का क्या मतलब है? मुश्किल जवाब है इसका। देखें, जब आप कोई सोसाइटी, रियासत को इदारों के साथ चलाते हैं ना, तो फिर पर्सनैलिटीज़ उसमें SOP से आती हैं, रूल के साथ आती हैं। हमारे यहाँ क्योंकि इदारे तो है नहीं, हम शख्सों के लोग हैं, शाज के लोग हैं। हमारे यहाँ बच्चे को पता है कि जनाब काजी साहब चीफ जस्टिस हैं, बच्चे को पता है बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हैं, हमारा फलाना चीफ है, फलाना सदर है। बाहर की दुनिया में पता है सदर है, चीफ है, उनको नाम से गरज ही कोई नहीं है। तो जब आप इदारे नहीं बनाएंगे तो इस तरह का कल्चर बनता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हम जैसे लोग कितने बड़े ओहदों पे चले जाते हैं। लगारी महरूम साहब पासन के सदर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, तो मैं उनसे आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, वहाँ से आपको पता चलेगा कि बड़ा आदमी बड़े ओहदे से नहीं होता, बड़े करैक्टर से होता है। तो उनकी नवाज शरीफ से रफड़ पड़ गया। नवाज शरीफ तो अपना जिगर है, लड़ाई झगड़े का माहिर है। अच्छा, उसने कहा जनाब मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इम्पीचमेंट करूँगा, मुख्तसर बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि लगारी साहब ने बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, मगर नवाज शरीफ ने कहा नहीं भाजी, मैं तो आपको निकाल के छोड़ूंगा, मैं आपकी इम्पीचमेंट करूंगा, मतलब मेरे पास 2 अक्सरियत है, मैं आपको निकाल दूंगा। ये ज़रा पॉइंट सुनिए क्या हुआ। तो हमारे जो सदर पाकिस्तान है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए और एशिया के सबसे बड़े जिम्मेदार, उन्होंने फैसला पता किस तरह किया। उनके पास फैसला ये तो, उन्होंने किसी से पूछा यार अगर मैं इस्तीफ़ा नहीं देता तो क्या होगा। उन्होंने कहा, उनको बताया गया कि अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो आपके खिलाफ इम्पीचमेंट होगी, आपको जो सदर के बाद एक नौकर मिलता है, एक टेलीफोन मिलता है, एक ड्राइवर मिलता है, और आपको वो सहूलतें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ ताकि मुझे वो सहूलतें पैसे मिले। तो यही हमारा सब कलमी है। हमारे जितनी भी पोजीशन वाले लोग हैं देखते हैं, मेरी पेंशन तो नहीं चली जाएगी, वो मेरी ज़मीन तो नहीं चली जाएगी। तो यार खुदा के लिए अगर आप इदारों पे छोटे लोग ले आएंगे हम जैसे, तो फिर इस तरह ही होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो होंगे और पीपल्स पार्टी भी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और PTI तो कह ही रही है, तो आप समझते हैं कि इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी जो है वो कायम रहेगी बहरहाल किसी तरह?
मैं आपको एक छोटी सी एक अंदर की खबर देना चाह रहा हूँ, उसकी तरफ मैं आपसे ख़ुद भी इलेक्शन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, आपका क्या नुक्ता नज़र है। मैं जो इस वक्त जो डेवलपमेंट देख रहा हूँ ना, वो पीटीआई के वाले से मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो एक जो होता है ना, एक सीरीज़ जिसको हम बोलते हैं, जैसे सीरीज़ पहले चली थी ना, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं 9 मई अपना की मजम्मत करता हूँ, ये सीरीज़ 2 आने लगी है। इसके लिए जिन लोगों ने हाँ कर दी, उसमें आपके वसीम अकरम प्लस शामिल है, पंजाब के सीएम उस्मान साहब, उसमें जो हमारी खतून अव्वल साहब थी उनके खामद भी शामिल है, मनिका साहब, उन्होंने भी इंटरव्यू की तैयारी कर ली है। 2 नाम मैं आपको दे रहा हूँ। और जिनका 50-50 इस वक्त चल रहा है, उसमें फवाद चौधरी है, असद कैसर है, शाह महमूद कुरैशी है, और हमारी जो खतून अव्वल हैं वो भी शामिल हैं। ये कुछ सीरीज़ में लोग हैं जो 50-50 हैं कि यार इंटरव्यू दें या ना दें, कुछ ने फाइनल कर लिए। तो ये एक आने वाला, ये मैं, आप कहेंगे मैं आपने सवाल कुछ किया, मैं किधर क्यों जा रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से इंतखाबात से पहले एक फ़िज़ा बनेगी कि यार पीटीआई के चेयरमैन के साथ बिल्कुल ही कोई नहीं रहा। अब आप बताएं, आप क्या समझते हैं इलेक्शन में क्या होगा? मैं आता हूँ, जुनैरा साहिबा ने हमें जाएंगे। जुनैरा, आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है जुनैरा? जी आपको आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मलिक साहब कह रहे हैं कि जी एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है इंटरव्यूज की और प्रेस कॉन्फ्रेंसों की, तो क्या मजीद माहौल अभी बनाना है? कोई कमी रह गई है माहौल बनाने में? देखिए, एक तो मलिक साहब कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे। अच्छा, इनके पास इत्तलात ज्यादा होती है। थैंक यू और जी जी, और इनकी इत्तलात के अलावा जो इनका एक इल्हामी सिलसिला है ना चीजों के बारे में, हाय स्पेशली हाय नवाज हाय शरीफ के हाय, बारे ये में, मसाइल तसव्वुफ वो ये बड़ा तेरा बयान जबरदस्त गालिब, है। वाह। हाँ, तो वो हर लिहाज से बहुत बेहतरीन एनालिसिस देते हैं और मुझे आपको जरा गुरेज करना चाहिए कि हम इनसे डिसएग्री करें। अच्छा, अभी तक इन्होंने जो कुछ कहा है वो सही साबित हो रहा है। असल बात तो ये है, अब उसमें और मजीद कितनी गुंजाइश है कि यही सब कुछ कंटिन्यू करता रहे, तो मेरे ख्याल है गुंजाइश बहुत है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। बिकॉज अगर हम जैसे कल बात कर रहे थे कि ज़िया जैसे एरा से अभी तक एक ही कनेक्शन में चले आ रहे होते हैं ना, ट्रेन डिफरेंट स्टेशन पे रुकती है, उसकी स्पीड बदलती है, कुछ डेस्टिनेशन भी आगे जाके एक जगह से दूसरी जगह होती है, हम वहीं से चले हैं, उसी नर्सरी से निकले हुए लोग हैं जो आज तक हम पे मुसल्लत है। बिल्कुल सही। तो उन लोगों की आप ताकत का अंदाजा कर लें कि अगर वो इतने ताकतवर हैं कि वो 3-4 दहाइयों से हमारे सर पे बैठे हुए हैं, तो फिर उनका निकलना तो इतना आसान नहीं है। लिहाजा पीटीआई जैसे जितने भी नौमौलूद किस्म के लोग हैं और मेरे आप जैसे जितने भी लोग हैं जो समझते हैं कि सिस्टम में चेंज आएगा, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा। यही सिस्टम चलेगा, यही पार्टी चलेगी, और इसको चलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जाएगा। तो आप मेरी पार्टी में शामिल हो गई हैं सख्तियों के लिए, और जो सख्ती नहीं चाहता वो तौबा ताइफ करे। तो क्या ये जो इंतखाबात हैं, आप समझ नहीं है कि फिर कंपनी यही चलेगी, तो ये कंपनी इंतखाबात जीत जाती है, कोई रास्ते में भी कुछ नहीं आता, तो फिर आप समझती हैं कि आगे का जो माहौल है वो पुरसकून हो जाएगा, रावी चैन ही चैन लिखेगा, नेहरू जो है वो बंसरी बजाता फिरेगा और खून बरसने लगेगा और जनाब अली दूध की नहरें बहने लग जाएंगी? ये सारी चीजें इनके लिए तो बहेंगी और होंगी। जो नेहरू बांसुरी बजाएगा आप कह रहे हैं और रावी चैन चैन लिखेगा, वो एक खास खानदान के लिए है, वो हमने सोचा भी कैसे कि वो लोगों के लिए। तो लोगों के लिए वही कुछ है जो अभी भी है। तो इनकी हुकूमत कायम हो जाने से ये नतीजा निकालना कि कोई हालात में बेहतरी आएगी, नहीं। ये लोग एक साल में जो टोन सेट करेंगे, या तो बेशुमार कतरी रियाल, इधर उधर से दिरहम और जुआन आना शुरू हो जाएंगे। खत कह रही है, क्या कह रही है? और या फिर कतरी खत आएंगे। मैं कतर की करेंसी की बात कर। अच्छा, मैं समझे खत आएंगे। खतों में पैसे होंगे आ चुके, और खत के बावजूद वो बैठे हुए हैं यहाँ, कमाल करते हैं आप। बहुत मासूम है आप राना साहब, उनको खतों की जरूरत ही नहीं थी अब नहीं रही। लेकिन खत के बावजूद वो लोग वापस तख्त की तरफ जा रहे हैं। तो जो पहला साल होगा ना, या तो मैं कह रही हूँ उसमें ये 2-3 बरादर ममालिक की करेंसीज आ जाएंगी और आपका मामला चल पड़ेगा, काम ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एक साल में अगर ऐसा नहीं होता तो आगे एक ऐसा केओस है जिसको इमेजिन करना अभी बड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, बिल्कुल ठीक।
तो ये आप जनाब से मैंने एक सवाल किया था कि इलेक्शन में हाउ यू सी इलेक्शन। देखिए मलिक साहब, मैं ना पहले थोड़ा सा पाकिस्तान के इलेक्शन जो है ना, थोड़ा सा मैं उस पर चाह रहा था आपसे बात प्लीज़ करूं। प्लीज़। पहला इलेक्शन हुआ जिसमें एक तरफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा थी और एक तरफ अयूब खान थे, जिन्ना की बहन। ठीक है ना, उस जिन्ना की बहन जो हमारे लिए सबसे अजीम है, जिसे हम कहते हैं कि यह बाबा कौम है। तो आपने क्या किया कि कुतियाओं के गले के अंदर लालटेन उनका इंतखाबी निशान डाल के जुलूस निकाले। अच्छा जी, गुजरावाला में कुतिया के मतलब गले के अंदर, ये जिनको हम मादरे मिल्लत मतलब अपनी माँ कहते थे, अब उनकी बात जी उनकी बात कर रहा हूँ। उन कुतियाओं के गले के अंदर लालटेन डाल के जुलूस निकाले गए। खैर वो जिन्होंने निकाले वो आज भी माशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर्स हैं, बाप भी बेटे भी, आगे भी वही मेरा ख्याल है वो होंगे, क्योंकि उन्होंने कारनामा ऐसा अंजाम दिया। उसके बाद 71 के 64 की बात जी जी जी, फिर 71 के इंतखाबात हुए, 70 कोई मुल्क 2 लाख तो गया उस इंतखाब के नतीजे में। उसके बाद फिर 76 के इंतखाबात हुए, जुल्फकार अली भुट्टो उसके नतीजे में शहीद हो गए। मैं ज़्यादा नंबर बना रहे 77, वो एक साल आगे पीछे कर खैर है, एक साल पीछे जा। फिर 2008 में चले जाएं। अच्छा, इसमें एक इलेक्शन बड़ा दिलचस्प हुआ जी, जुनैरा आप भी सुनिएगा। एक इलेक्शन हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली में अक्सरियत हासिल कर ली। अचानक एक बब्बर शेर उठा। वाह। उस बब्बर शेर ने रातों रात, पता नहीं उसके बाद कहां से बंदे आए, पता नहीं कौन वो फरिश्ते थे जो एकदम उसके पास उतरे, वही वाले फरिश्ते जो जन्नत की टिकटें बांट रहे थे ना, लाहौर वो उतरे और उन्होंने पूरे पंजाब में जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग और छाप दिया दीवारों पे इधर उधर। और सुबह पंजाबी असेंबली का सारा इलेक्शन उस बब्बर शेर को फरिश्तों की शक्ल में मिल गया और वो सूबाई असेंबली उनके हाथ में चली गई। नवाज शरीफ का नाम क्यों नहीं ले रहे, बब्बर शेर क्यों कह रहे हैं? मैं शर्मा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इतनी दफ़ा नाम ले दिया कि किसी और को आए ना आए, शर्म मुझे आने लग गई है। तो वो बब्बर शेर आ गए। फिर हुआ 2008 का इलेक्शन और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। सही। कौन सा इलेक्शन ऐसा है जिसने कौम की नुमाइंदगी की? कौन सा इलेक्शन है जिसने कौम को मुत्तहिद किया? कौन सा इलेक्शन है जिसने सियासी इस्तेकाम लेके आया? कोई एक इलेक्शन नहीं है। ठीक है, मेरी एक मिनट जुमला, उसके बाद आप मुझे बताएं, ये इलेक्शन कमिश्नर्स और इनके नीचे अमला, पता करोड़ों रुपए कौम के, करोड़ों रुपए महाना खाते हैं ये। ठीक है, इनकी गाड़ियां, इनके स्टाफ, इनके जनाबेली अमले, इनकी मशीनरी, पता नहीं क्या क्या। एक इलेक्शन आज तक राजा सिकंदर साहब इस टाइम हमारे राजा हैं, राजा खांदे थे बिलियां बिलियां तक दियां, वो एक नहीं करा सके। और वो इतना तगड़ा होता है कि वो सदन कहता है जा मैं नहीं बोलता तेरे, मैं तेरी मेरी कुट्टी। नहीं, आपकी जो, मैं तारीख से नहीं बिल्कुल इख्तलाफ करता, मगर इस माशरे में ऐसा एक ज़बरदस्त रेफरेंडम मुझे याद आ गया ज़ियाउल हक साहब का 99, और इंतहाई फेयर इलेक्शन हुआ रेफरेंडम। 99% ने कहा जनाब अगर हमें इस्लाम भी चाहिए और आप भी चाहिए, यहाँ तो हमेशा हर चीज़ फेयर हुई है कानून के मुताबिक हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही आपकी प्रॉब्लम क्या है। बाय द वे जुनैरा, ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम आप भी मेरे साथ शेयर कर लें। वो दुख मैं मलिक साहब को नहीं समझ आ रहा जो एक 24 करोड़ आम आदमी का दुख है, क्योंकि ये मचानों पे बैठे हुए लोग हैं ना, और इन्हें पता है बब्बर शेर जब चाहेगा जाग पंजाबी जाग लगेगा, उधर से सिंध वाला कहेगा वो देसूं देसूं सिंध ना देसूं। वो भी चैंपियन है, जरदारी साहब भी विफाक के, एक तरफ नवाज शरीफ है जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग। आप समझती हैं कि इन इलेक्शन में कौमी सतह का एक लीडर भी है, एक सियासी जमात भी पूरे विफाक की नुमाइंदगी कर रही है? देखिए, जहां हम जब पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं और जैसे जैसे मामलात इलेक्शंस की तरफ चल रहे हैं, उस पर हम क्या बात करते हैं? उसमें हम यही कहते हैं ना कि पंजाब में नून लीग का, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का या तो सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी या बाद में कोalition हो जाएगा और ये मिलके एक बना लेंगे अपनी हुकूमत वहां पे। फिर हम ये भी बात करते हैं कि जरदारी साहब नाराज है क्योंकि उन्हें तो ये लगता था कि पीटीआई टूटेगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो लोग गए हैं वो पीपल्स पार्टी में जाएगी ताकि यहाँ पे एक नया दौर शुरू हो पीपल्स पार्टी का। बिल्कुल सही। फिर हम ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो तो सिंध के बारे में भी बहुत वरीड है कि सिंध हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और नैब की तलवार उन पे लटक रही है। और इस वक्त का जो चैंपियन है और हरकुलेस है वो तो नवाज शरीफ है, ही इज कॉलिंग द शॉट्स।
बलूचिस्तान को हम कहते हैं कि वो तो जिधर को हवा होती है उधर को उसके लोग चले जाते हैं, तो वहां तो इलेक्शन मैटर ही नहीं करता। और केपी में जितनी पोलराइजेशन हमने मचा दी है टुकड़े टुकड़े करके एक जमात की, और वहां से इररेलेवेंट जितनी नून लीग हो चुकी है, वहां से भी हमें पता है कि वो कोalition किसके साथ करेंगे। तो जब इतनी डिवीजन बेस्ड ऑन प्रोविंसेस है, तो फिर हम एक ऐसा इलेक्शन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो बड़ा कौमी इलेक्शन हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जब सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स और सारा पॉलिटिकल एनालिसिस और सारे फैक्ट्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इलेक्टेबल्स को पता है किसने कहां से, इट हैज बिकम अ मैथ, ये मैथमेटिक्स बन गया है, सिंपल मैथ है ये। इसमें ये ऐड कर दे, इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर दे, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। तो मुझे तो इसमें कोई नेशनल वैल्यू नजर नहीं आ रही है, मुझे तो इसमें कोई कौमी इलेक्शन नाम की चीज नजर नहीं आ रही। हिस्से बट रहे हैं और कैंडिडेट्स मौजूद हैं जिनको वो हिस्से मिलने, और वो अपना अपना हिस्सा पकड़ के बाद में उसके साथ क्या करते हैं ये अभी हमने देखना है। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने इलेक्शन की डेट पे कहा कि जी इलेक्शन का चांद नज़र आ गया है, बड़ी अच्छी, मुबारक हो उन्हें भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी को जो गहन लग गया है, शायद अब वो गहन कभी ख़त्म ना हो सके, क्योंकि पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद के मज़ार और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार की मट्टी बेचते बेचते शायद अब मुजावर भी भाग गए हैं, क्योंकि अब बात लोग करते हैं कि हमें रिज़ल्ट बताएं, अमली तौर पे बताएं कि आपने हमारे साथ क्या किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जुनैरा साहिबा से और मलिक साहब से, अभी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कुछ मेरे सवाल हैं जो मैंने पूछने, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। मलिक साहब, पीपल्स पार्टी के एक लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि जी एक बार फिर मुस्लिम लीग नून ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ तोड़ कर लिया है, तो पीपल्स पार्टी को सीट उसमें बस में चढ़ने का मौका ही नहीं दिया, कल्ले ले आगे ने बस। हाँ नहीं, वो सही कह रहे हैं, उनका बिल्कुल ठीक है। जिस तरह 2006 में इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने खुद डील की थी, मोहतरमा तो वो परवेज़ मुशर्रफ से मिली भी थी अबू धाबी में। फिर पता नहीं किस तरह बलूचिस्तान में इन्होंने नवाज शरीफ पे पहला हमला इन्होंने किया था, आपको याद होगा, हुकूमत ख़त्म की। फिर सेनेट का चेयरमैन भी इन्होंने लिया है। पता नहीं, इन्होंने तो कभी डील की नहीं, ना कभी ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखा है। ये उनका इल्ज़ाम बड़ा ठीक है। मगर मैं अब थोड़ी सी एक संजीदा बात करना चाह रहा हूँ एज ए सिटीज़न। मेरा अपना ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा जो सियासी गुनाह है ना, वो है कि आपने पंजाब को इग्नोर किया। मतलब मैं कोई यहाँ पंजाबी सिंधी की बात नहीं कर रहा, मैं कागज़ों की बात कर रहा हूँ। आपका 60% है पंजाब, कैलकुलेशन की बात है, आपने पंजाब को इग्नोर कर दिया। आप तो खुद यार जिया ले रहे हो, ये हम दोस्ताना बात कर रहे हैं। ज़रा आपको पता है वो किस जगह पे बिलावल हाउस बना है लाहौर में? कोई लाहौरी गरीब आदमी, दरमियाने तबके का आदमी अगर वो ऊबर पे वहाँ पे जाए ना, तो आने जाने का कम से कम 5000 बनता है। वो लाहौर ख़त्म हो जाता है, इंडिया आ जाता है। तो आप वो पार्टी जो गरीब, भुट्टो का याद है कितना खूबसूरत फिक्रा था, भुट्टो ने अपनी डेथ से पहले लिखा कि मैं हर उस घर में हूँ जिस घर में बारिश से छत टपकती है। तो वो पार्टी ने अपना बना लिया, वो एक इंतहाई अमीर आदमी है मलिक रियाज, उससे प्लाट ले लिया, वहाँ पे बना लिया कि साढ़े कोल आम बंदा ना है। तो जब आपने पंजाब से 60% से सियासी लातर लगी कर दी, तो आप पाकिस्तान के सीन में किस तरह आ सकते हैं? मेरा आपसे ये सवाल है। बिल्कुल ठीक अब है। आप बता दें क्या आप क्या देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं जरा जुनैरा को ले लूँ, फिर मैं उससे। जुनैरा, ये जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी रेलेवेंट हो गई है, पीटीआई ख़त्म हो गई, उसे को तो मौका ही नहीं मिल रहा, तो फिर ये क्या, ये जो इतना बड़ा वैक्यूम है, ये कैसे फील होगा? अगर आप नवाज शरीफ को जितवा भी दें, चले सारा कुछ उनके हक में हो रहा है, सब कुछ उनके नाम लिखा गया है, तब भी एक अपोजिशन तो चाहिए है पार्लियामेंट चलाने के लिए, मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए। या ये होगा कि वजीर आजम भी नवाज शरीफ होंगे और अपोजिशन लीडर भी नवाज शरीफ होंगे, तो क्या होगा? ये कैसे चलेगा निज़ाम जब कोई पार्टी ही इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो एक अपोजिशन के तौर पर वोट लेके, सीटें लेके आ सके पार्लियामेंट में? मेरे पास एक आइडिया है। वैसे शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो जाके पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें और अच्छा। उसके साथ ऑपोजिशन में बैठ जाएं। तो दोनों तरफ मियां साहब की गवर्नमेंट और मियां साहब की ऑपोजिशन, और पीपल्स पार्टी भी कंट्रोल में। इससे बेहतर मौका ना पीपल्स पार्टी को मिलेगा पार्लियामेंट में आने का,
और शोर मचाने का और कोई फेस रखने का, और ना कोई हल है उनके पास। इसकी वजह यह है कि मोहतरमा की वफात के बाद इनको सिंपैथी वोट पड़ा, इनको मौका दिया गया कि आप कुछ डिलीवर करें, और इन्होंने जो कुछ किया वो हम सब जानते हैं। उसके बाद 15 साल सिंध में इन्होंने जो किया वो भी हम सब जानते हैं। तो फिर आपकी तो हैसियत ही नहीं है कि आप शिकायतें करें। आप तो सिस्टम का वन वे और दी अदर हिस्सा रहे हैं। एक पूरा प्रोविंस आपके पास रहा है, आपने वहां जो करप्शन के बाजार गर्म किए हैं, जो आपने मेयर के इलेक्शन में वहां किया है, ये सब कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। फिर जो कुछ सिंध हाउस में आपने किया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पूरी दुनिया में शटल डिप्लोमेसी जो बिलावल भुट्टो वजीर खारजा के तौर पे करते रहे हैं और हर जगह जाके कहते रहे हैं कि हमने आईनी तरीके से इस गवर्नमेंट को गिराया, अब ये शिकायत कैसे कर सकते हैं? तो पीपल्स पार्टी को तो मैं बड़ी क्लियरली कहती हूँ, दे आर गेटिंग व्हाट दे सोड। जो उन्होंने बोया है वो काट रहे हैं। इन्होंने लोगों की कभी परवाह नहीं की, एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया, और वो जरदारी भारी ये वो बातें कर ली जितनी करनी थी। अब इट इज टाइम कि या तो आप अपने ताल्लुकात बहाल करें, उसकी बेस पे वापस आए, या फिर चुप करके बैठे, जो मिलता है वो ले लें। मेरे लिए तो इररेलेवेंट है पीपल्स पार्टी कंप्लीटली। ये वैक्यूम कैसे भरेगा? अगर पॉलिटिकल प्रोसेस ऑर्गेनिकली चलता रहे तो वैक्यूम्स तो भर ही जाते। ऑर्गेनिकली चलता रहे ना, तो ये आप समझिए कि सारा ऑर्गेनिक हो रहा है। आप चाहते हैं मैं वापस ना आऊं? नहीं मोस्ट वेलकम। आप कहे कि तो जवाब तो दे दिया आपने सुनहरा, आपने बता दिया कि नहीं है, इसका मतलब तो ये है। बार अगला सवाल करो। अच्छा मलिक साहब, मैं एक बात आपको बताऊं। देखिए जो अभी जुनैरा कह रही हैं, जो मेरा सवाल था कि ठीक है नवाज शरीफ को जिता दें आप, मैं कह रहा हूं कि आप जिता दें, जब सब कुछ वगदी नदी का पानी उन्हीं की तरफ जा रहा है, सारा कुछ उनकी तरफ जा रहा है, वसाइल, इदारे, अदालतें, सिस्टम, ठीक है, सब उनकी तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरी बात आप याद रखिएगा कि ठीक है रियासत ने पीटीआई को नहीं आने देना। मेरी एक बात याद रखें कि अगर इलेक्शन हुए ना माइनस कासिम के अब्बू, तो अवाम ने पीडीएम को नहीं आने देना। एक दफ़ा आप आजमा के देख लें, कोड़ी का मैदान। मैं एक मिनट, ये जो एक हमने बना ली ना कि उस दिन कैसे, क्या शनाख्ती कार्ड देख के कहेंगे कि आपने नवाज शरीफ को वोट डालना है या नहीं डालना, आपने किसी और को डालना है तो आप घर वापस चले जाएं। अगर आवाम को आपने बाहर निकाल दिया तो मेरी एक बात याद रखें, ठीक है 9 मई जिसने किया अगर वो भुगते, और उसे भुगतना चाहिए, मैं कहीं पे भी उनके साथ नहीं खड़ा, लेकिन मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूं। और मैं ये समझता हूं कि अगर अवाम किसी को वोट देना चाहते हैं, कासिम के अब्बू को वोट देना चाहते हैं, तो अवाम को रोकना जो है ये कोई वो नहीं है। आप कहते हैं कि जी मुशर्रफ ने पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उसने आइन को तोड़ा। जिन्होंने पिछले 17, 18, 19 माह से आइन को तोड़ा हुआ है, आइन ने कहा 90 दिन में इंतखाबात कराएं, आपने नहीं कराए। तमाम इदारों ने जाके कहा हम आइन को नहीं मानते, और उनका जी हम इंतखाबात नहीं कराते। अदालतों ने खुद कह दिया कि हम नहीं कराते, हमारे पास हमला नहीं है। तो क्या आइन का तोड़ना कि ये कोई मजाक है? जो कभी जो बादाम नहीं तोड़ सकते वो जब चाहे आइन को तोड़ दें, ये कौन सा तरीका है? और अगर आप इंतखाबात समझते हैं कि इस तरह के करा लेंगे कि पूछेंगे तो देना है वोट तो ठीक है, नहीं तो कार पे आ जाए, तो फिर आप जमहूरियत ना करें यार। सीधी तरह नवाज शरीफ को कहें कि भाई तुम डायरेक्ट वजीर आजम बन गए हो। और वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कह रहा हूं, नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे। उनके जहन में सदर है कि मैंने सदर बनना है, मैंने सदर बनना है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि भाई ये मुल्क हमारा, और हम जाहिर है हम नहीं इस पे कूड़ेंगे तो कौन कूड़ेगा, कि भाई इंतखाबात कराएं, नवाज शरीफ को बना ले, और अगर उसे डायरेक्ट बनाना तो डायरेक्ट बना ले, ये पैसे बच जाएंगे, ये गरीबों को मिल जाएंगे। क्या ख्याल है? चलो वो शोला बयानी तकरीर की तसल्ली होगी जो रोज़ करनी होती है, वो अब आज आपकी होगी। अब मैं आता हूँ, मतलब नवाज शरीफ ने कहा था कि जनाब इस रियासत से तुम उलझो 9 मई करो, हुआ कि नहीं हुआ? वो नवाज शरीफ ने कहा था पीपल्स पार्टी को तुम नेशनल पार्टी से छोड़ के अपने आप को सिंध बना लो। यार बात करो निज़ाम की। मुझे 1% भी आपकी किसी बात से डिसएग्रीमेंट नहीं है। जो आपने बात की बिल्कुल सही है, वोट जिसका है उसका हक है, वोट पाकिस्तानी शहरी की मर्जी है, जिसको मर्जी दे। मैं कौन होता हूँ किसी को बताने वाला? मगर आप लोगों की मुझे ये आज तक नहीं समझ आई कि सब नवाज शरीफ से पाई जाओ, सिस्टम की बात ना करो। यानी कि नवाज शरीफ ही पीपल्स पार्टी चलाता है, नवाज शरीफ ही पीटीआई चलाता है, नवाज शरीफ हर जगह। बात करो सिस्टम की। मैं सुनहरा एक सेकंड बस, उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ, आप बोलिएगा। मेरा सिंपल आर्गूमेंट है कि नवाज शरीफ के लिए जो कंडीशन बनी है, जब आप खुद ही मान रहे हो पीपल्स पार्टी इन एक्टिव है,
पीटीआई फारग है तो ही इज बेनिफिशियरी, वो कंडीशन ऐसी हो गई है। तो ये दुनिया के जो स्टैंडर्ड है और हमारे स्टैंडर्ड में इतना फ़र्क क्यों है, हम क्यों खामोश हैं और पूरी दुनिया क्यों बाहर निकल रही है, सवाल बनता है। करेंगे इस पे भी बात, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। आईएमएफ का वफ्द जो है पाकिस्तान में मौजूद है और कहते हैं कि चांद गहन कुत्तों पे भारी। अब वो आए हैं, पता नहीं अब वो क्या मज़ीद दे जाएं, कह जाएं और क्या करा जाएं, क्योंकि इस बात की तो तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि कोई आवाम की आसानी के लिए कोई इक़दाम होंगे। वो तो ताकतवरों के लिए हैं, ताकतवर अपना ख्याल रखेंगे, आवाम तो बेचारे पैदा ही शायद रुलने मरने के लिए हैं। तो आईएमएफ मलिक साहब क्या करने आया पाकिस्तान, क्या कुछ सीन बनने जा रहा है? ना यार कोई अच्छी खबरें नहीं है, मतलब हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू, हम तो खुद अवाम है, अवाम की बात करनी है। मतलब इसमें दो बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ें का इंकशाफ हुआ है आईएमएफ के आने से। देखें हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जिस तरह हम लोग, हमारे मैंने अभी मौलाना की बात की, हमारी हुकूमतें भी हमें सच नहीं बताती। हालांकि आपको पता है आइनी तौर पे इंफॉर्मेशन मेरा राइट है, राइट टू नो जो है वो पाकिस्तान के शहरी का हक है। उसके बावजूद दो मैं आपको खबरें देने लगूँ, आप हैरान रह जाएंगे। हमारी जो पिछली हुकूमत थी अपना शहबाज शरीफ की, उन्होंने कहा था कि तकरीबन हमने जो सूद की अदायगी जो करनी है ना, तकरीबन 7200 अरब रुपये हम देंगे। आईएमएफ ने पूछा तो कहते हैं जी 8500 अरब, 1200 अरब ज़्यादा मजीद बढ़ गया, मजीद बढ़ गया। ये मतलब सीधे सीधा झूठ का काम हो गया ना कि जब मैं था मैंने आपने कहा ये कोड कितने के लिए, मैंने कहा 100 रुपये का है, तो आप जब मार्केट गए तो आपको पता लगा 200 रुपये, तो 1200 अरब की तो आपको यहाँ पे छतरोल हो गई शुरू हो गई। आगे चलते हैं, फिर आपने कहा था कि हमने, आपको पता ये बड़ा शोर पड़ा था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने, डिफ़ॉल्ट कि 20 बिलियन US डॉलर चाहिए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कर्जे हम दिल खोल के लेते हैं, क्योंकि हमने वापस थोड़ी करने, वो तो हमने अवाम की हड्डियों से निकालने होते हैं। अच्छा, उसके लिए 20 अरब का जो डॉलर का टारगेट था ना, अब आईएमएफ को रो पड़े हैं कि जनाब 6.5 अरब हमें नहीं मिल रहे। अच्छा, यानी 13.5 अरब है हमारे पास। नहीं, वो भी उधार आने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हमने उधार ही लेना है। 6.5 अरब अगर नहीं मिलेंगे तो हम फिर डिफॉल्ट होंगे। मैं अब आईएमएफ का आपने सवाल किया है ना, तो मैंने आपको दो इतनी बड़ी डायरेक्शन दे दी है कि उससे ये आपका हाल है। आपके 1200 अरब बढ़ गए हैं कर्जे पे, मतलब आपको जाते जाते फिर मैं एक पॉइंट दे दूँ, तकरीबन 9500 अरब आपने टारगेट रखा है टैक्स इकट्ठे करने का। एक ही सिर्फ बात, व्हाट ए शेम, व्हाट ए शेम, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी, 9500 अरब आमदनी, 8500 उसमें से सिर्फ सूद की अदायगी है। अब ये मुल्क चला के दिखा दो और मुझे बताओ आगे अवाम का क्या बनेगा, इसके बाद बाकी आप बोल लो। मलिक साहब देखें, दुनिया के अंदर जितनी भी अक़वाम जो बाइज़्ज़त हैं और जो एक इस दुनिया के अंदर एक बाइज़्ज़त मुकाम, हम भी शामिल हैं उनमें, बाय द वे इज्जत की बात की है। मेरा ख्याल है हमें तो इस पे शक भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। हमें तो इस पे सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूँगा। ना यार, ये ना करो। सुने, एक बंदा ने जा रहा था, आगे से डाकू पड़ गए, तो डाकू ने कहा कि पिस्तौल निकाल के उन्होंने कहा कि या जान दे दे या पैसे दे दे। उसने कहा जी जान ले लो, पैसे तो मैं बुढ़ापे लिए रखे इन्हें। हाय, ठीक है ना, समझदार आदमी। तो भाई अगर आपने जान देनी है, मियाँ साहब अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे भाई, आपके बच्चों के सरों पर आपका साया कायम रखे, तुसी जान ना दो, तुसी थोड़े जे पैसे दे दो पाकिस्तान गरीब अवाम को, है इतना बोले नहीं है। अब मुझे बताएं, कायदे आज़म, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, इवन जुनेद जो वज़ीर आज़म थे, इवन जुल्फ़कार अली भुट्टो, ये जब मरे कितनी जायदादें निकली इनकी? कोई नहीं। कायदे आज़म की कितनी जायदाद निकली थी? फातिमा जिन्ना की कितनी जायदाद निकली थी? लियाकत अली खान का तो कहते हैं कि अंदर बनियान भी फटा हुआ था। आप यार कौन सा इनकलाब लेने आए लाने आए हो पाकिस्तान में कि आप कहते हो हम जान दे देंगे पाकिस्तान में, कपड़े भेज दूंगा आटे के लिए, और आपके खरबों रुपए हर महीने बढ़ जाते हैं और पाकिस्तान खरबों रुपए जो है ना कर्जे के अंदर चला जाता है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांगते हो और एवन फील्ड भी मांगते हो, ठीक है। आप 7 दफा दोनों भाई मिलकर वजीर आला पंजाब रहते हो, 4 दफा वजीर आजम रहते हो, और फिर कहते हो कि यार मुझे ये बता दें कि ये पिछले 35-40 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग है, क्यों नहीं बन सका आज तक वो कालाबाग डैम? आपके पास तो 2/3 अक्सरियत भी थी। अगर पाकिस्तान के साथ आप मुखलिस हैं, मैं खुदा की कसम निकलूंगा मियाँ साहब के साथ झंडा लेके, मैं पकड़ के चलूंगा, मैं वो वाले नहीं करूंगा
कि वो कप्तान के जलसे के अंदर वो जो उनका वो एंकर था, वो उसने कहा कि सब लाइटें बंद करके मोबाइल ऑन करें, वो एक समा बन गया। तो मरियम साहिबा आप नकल करिए यार, पहले मोबाइल से पढ़ा दो लोगों को। आप सारे मजदूरों को, आप सारे छोटे तबके के लोगों को पैसे दे के ले आई, वहां पे मोबाइल किसके पास होना था? मोबाइल ऑन करें, फिर खुद ही करिए अच्छा आपके पास मोबाइल नहीं है। तो भाई नहीं है तो किसने नहीं दिया? किसने इन लोगों को, इसके बिलकती हुई मखलूक को इज्जत नहीं दी? आप कहते हैं जी हम बड़े चैंपियन हैं और हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं। जुनैरा सॉरी आज आप नहीं हो, बहुत मिस कर रहा हूँ इस मौके पे, मुझे कोई ना कोई पानी का गिलास देता है तो हसरत ही रह गई कि कोई मुझे पानी का गिलास देता, जुनैरा होती। देखो ना मलिक साहब ने दिया तो खाली दिया है, यानी अब इनकी आप मेहरबानियां भी चेक करो यार। ये वो हुक्मरान है हमें पानी दे रहे हैं तो खाली गिलास दे रहे हैं और कहने ये पानी पी लो। ये मेरी बात सुनिएगा, आपको इसके बाद सवालात करने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ये अमली मुजाहरा आपने देखा है कि हमारे यहाँ हुकूमतें कैसे चलाई जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप एनालिसिस लेने बंद कर दे लोगों से। IMF आ गया है, क्या करें? मजीद हम पे बोझ पड़ने, बर गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। सॉरी 1 मिनट मैं लूँगा। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के सदर थे, तो जब हमारे जनरल अयूब साहब आए ना तो उन्होंने कहा चलो निकलते हो, तुम्हारा क्या काम है पाकिस्तान से। तो वो लंदन में जाके एक रेस्टोरेंट में मैनेजर लगा, वहाँ से उसने पेट पाला। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान सारे इस तरह के नहीं है। लेकिन सिकंदर मिर्जा ने जो हमारे आइन के साथ किया उनका वो यही सजा मिलनी चाहिए। चले ठीक है, चले जुनैरा प्लीज, मैंने वो जी जुनैरा। देखिए, अगर राना साहब और मलिक साहब आप लोगों को याद हो तो कोई 2 हफ्ते पहले हमने प्रोग्राम में ये रिपोर्ट मैंने कही थी ब्लूमबर्ग की, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो डॉलर ऊपर जा रहा है, दिस इज अ बबल एंड इट इज गोइंग टू बर्स्ट। और इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ ये जो बज़ाहिर लग रही है कि बहुत उड़ान भर रहा था हमारा पाकिस्तानी रूपी, ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है। उसकी वजह ये है कि जो मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी और ओवरहॉलिंग जो है, अगर वो नहीं होगी तो उससे हटके वक्ती इक़दाम तो कर दिए निगरान हुकूमत ने और हमारे आर्मी चीफ ने। उन्होंने ये करके दिखाया कि अगर इस किस्म के क्रैकडाउन्स वक्ती भी किए जाएं तो कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन अब इससे अंदाजा कर लें कि अगर मुस्तकिल काम किया जाए इकोनॉमी पे, उस तरीके की रीस्ट्रक्चरिंग पे जो कि रिक्वायर्ड है, तो हम किस कदर बेहतर माहौल में जा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। तो इन्होंने तो ये साबित करके दिखा दिया है कि अगर करना चाहें तो वक्ती भी कर सकते हैं। ये तो अब आने वाली गवर्नमेंट का रोड मैप क्या है, उन्होंने कैसे सोचा हुआ है, बिकॉज वो जो 3rd ट्रांश है स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, वो अब फरवरी में आनी है और वो फरवरी में नई गवर्नमेंट को मिलनी है, वो निगरान गवर्नमेंट को नहीं मिलनी। तो ये बड़ा टिपिंग पॉइंट है, ये बड़ा क्रिटिकल जंक्चर है कि उस वक्त तक क्या इलेक्शंस हो चुके होंगे, गवर्नमेंट बन चुकी होगी और IMF आपको कुछ देगा, तो इसका मतलब होगा कि अनलॉक होगा सब कुछ जो सऊदीया से आना है, कतर से आना है, चाइना से आना है, वरना नहीं आ पाएगा। बहुत शुक्रिया जुनैरा। तो खबरें नहीं आती, कोई ब्रीफिंग्स नहीं होती कि IMF के साथ क्या बातचीत हो रही है, मजबूरन हमें IMF पे ही डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक तो अच्छी खबरें नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैरा। मुझे उम्मीद है कि जब हम अगले जुम्मे को आएंगे तो आप हमारे साथ होंगी और ये वाली जो जिम्मेदारी है निगरान वज़ीर आज़म वाली, ये मुझसे ले ली जाएगी, मैं अपनी सीट पर वापस जाऊँगा। थैंक यू मलिक साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी, और जो मलिक साहब ने कहा और जुनैरा ने कहा कि IMF जो आया है वो आके को मज़ीद कोई नवीद नहीं लेके आया, और ये जो एक मसनूई हमने मईशत का थोड़ा सा गुब्बारा बनाया था वो फट गया है। और जो इसके ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इस मुल्क को पूरे रज के तसल्ली से लूटा, फिर वो पाकिस्तान के बनने जा रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां लेने। ठीक है, तुम भी सादा हो, कभी चाल बदलते ही नहीं, हम भी सादा हैं, इसी चाल में आ जाते हैं। यही पाकिस्तान है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी।